चैप्टर 9 देख रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में बात करेंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जो भी बॉडी है उसका अगर आप शेप चेंज कर रहे हैं, उसके अंदर के कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहे हैं, अगर आप कोई फोर्स लगा के ये कर पा रहे हैं या ये हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फोर्स जो कोई भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करे, उसके शेप को चेंज करे, उसकी अवस्था को चेंज करे। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी एक ऐसे प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर आप शेप चेंज करते हैं, फोर्स लगाते हैं, कुछ करते हैं बॉडी पे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है या आ जाती है जब आप वो फोर्स हटा देते हैं। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट ऐसी लिमिट होती है डिफॉर्मिंग फोर्स की कि अगर आप वो फोर्स लगाएंगे और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देंगे तो जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन पे वापस लौट के आ जाती है। लेकिन डिफॉर्मिंग फोर्स अगर एक पॉइंट के आगे बढ़ा दिया जाए, जो लिमिट है उससे आगे बढ़ा दिया जाए, तो फिर जो इलास्टिसिटी है वो बॉडी लूज कर जाएगी, यानी कि जो वापस आने की एक उसमें जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाएगी, या एक तरीके से क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स लगा दिया गया कि इलास्टिसिटी नहीं उसमें रह पाएगी और वो परमानेंटली खराब हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज वो होती हैं जो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में फटाफट आ जाती हैं जैसे ही फोर्स को हटा दिया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स को जैसे ही हटा दिया जाए, उनको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कहते हैं, जैसे कि कॉर्ड्स है, फॉस्फर ब्रॉन्ज है। कुछ ऐसी बॉडी है जो एक बार आपने उनको चेंज कर दिया, उनके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, शेप को, या उसके इंटरनल कंट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया, तो वापस अपनी पोजीशन पे, अपनी ओरिजिनल सिनेरियो पे नहीं आ पाएंगी। उन्हें हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज कहते हैं, जैसे कि पुट्टी हो गई, पैराफिन हो गया, वैक्स हो गया, मोम। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जितना अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा हो उस पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से एक बॉडी जो डिफॉर्म हो गई है या डिफॉर्म की गई है, यानी कि जब फोर्स लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म्ड है, उस पर जो स्ट्रेस लग रहा होगा, इंटरनल फोर्स लग रहा होगा पर यूनिट एरिया, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसका यूनिट है पास्कल है। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m l की पावर -1 t की पावर -2 है। ये एक टेंसर क्वांटिटी है। स्ट्रेस दो तरीके के हैं, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस है, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस है। अगर मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप यहाँ पर, अगर ये बॉडी इस तरीके से रखी हुई है और ये डायरेक्शन है, तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हैं, और इस तरीके का अगर स्ट्रेस है तो उसको हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कह सकते हैं। तो जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, जब वो इस एरिया के नॉर्मल अप्लाई किया जाता है तो इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। यदि इसमें लेंथ अगर आप खींचेंगे, लेंथ हो सकता है लेंथ बढ़ जाए, हो सकता है लेंथ कम हो जाए। जब लेंथ बढ़ती है तो इसको टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, जब इसका लेंथ कम होती है तो उसे हम कंप्रेशन स्ट्रेस कहते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करें तो यदि जो डिफॉर्मिंग फोर्स है उसको हम टेंजेंशियली लगा रहे हैं तो स्ट्रेस को हम टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेन क्या होता है? अब आपने जैसे मान लीजिए किसी चीज को दबाया या खींचा या वॉल्यूम चेंज किया, ऐसा कुछ किया जिसे प्रेशर लगाया तो ये वॉल्यूम चेंज हो गया, तो जो फ्रैक्शनल चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन में, यानी कि मैंने कहा अगर डेल्टा लेंथ चेंज हुआ, ओरिजिनल लेंथ एल था, तो इसको मैं स्ट्रेन कहने लगूंगा। अगर डेल्टा वॉल्यूम चेंज हुआ और वॉल्यूम इनिशियल था, मतलब वॉल्यूम इनिशियल है, मतलब V2 माइनस V1 आपका डेल्टा V है, तो जो स्ट्रेन है वो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि डेल्टा एल और डेल्टा वी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एल बाय वी, एल या वी। तो जो भी चीज हो रही है, जैसे डेल्टा एल चेंज हो रहा है तो उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एल होगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि लेंथ और लेंथ दोनों बराबर है, डेल्टा वी वी दोनों बराबर है, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। तो जिस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, चाहे चेंज लेंथ में हो रहा हो, वॉल्यूम में हो रहा हो या शेयर में हो रहा हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, जो कि यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है डेल्टा एल बाय एल। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है प्लेन परपेंडिकुलर जो फिक्स सरफेस की है। देखिएगा आप, अगर मैंने इस तरीके से एक ब्रेड रख दी, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का से प्रेस किया तो वो इस तरीके से थोड़ा मूव हो जाती है, इसको मैं शेयर कह रहा हूँ, इसी को हम शेयरिंग की बात करेंगे। हुक्स लॉ क्या होता है? अगर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर पे रहें
तो स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के, इसी के ऊपर सारे सवाल, सारी सारी बातें आगे इसी पे होने वाली है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन की। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो ये ई आ जाएगा। ई को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। आप किस चीज की बात कर रही है, लेंथ की बात कर चेंज कर रहे हैं की बात कर रहे हैं या वॉल्यूम चेंज की बात कर रहे हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और स्ट्रेस को आप ई इज इक्वल टू कर सकते हैं, ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटा के हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के क्या क्या टाइप है, एक तो ये देखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। लेकिन ये इलास्टिक लिमिट के अंदर होना चाहिए, जो आगे की बात भी करेंगे वो इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। यानी कि यंग मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, है ना, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ में चेंज हुआ, डेल्टा एल बाय एल कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर इसको अगर लिख दें और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर डाल दें, अगर पाई आर स्क्वायर एरिया है तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। यूनिट इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल में इसको नापा जाता है, और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका वही है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, क्योंकि इसमें फोर्स बाय एरिया यानी कि स्ट्रेस का ही यूनिट या डिमेंशन आएगा, क्योंकि डेल्टा एल बाय एल ये स्ट्रेन का तो कोई डिमेंशन होता नहीं है, ये डिमेंशनलेस क्वांटिटी है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो ये रेशियो होता है नॉर्मल स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। यानी कि ये आपका नॉर्मल स्ट्रेस तो फोर्स बाय एरिया हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा वी बाय वी, मतलब इसके ऊपर आप फोर्स बाय एरिया रख दीजिए, मतलब ये स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। इस तरीके से ये आता है, इसको आप डेल्टा पी कर सकते हैं। डेल्टा पी चेंज इन, मतलब प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। डेल्टा पी आपका एफ बाय है, तो ऊपर वाला जो होगा उसको आप डेल्टा पी रख सकते हैं, नीचे तो डेल्टा वी बाय वी है। तो कुछ इस तरीके से सिनेरियो बनता है। बात ये लाइन और ये लाइन देखिए बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसका इनकी यूनिट भी सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से रिप्रेजेंट होता है, ये है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब जब हम टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा रहे हैं ताकि शेयरिंग स्ट्रेन हो, जैसे मैंने आपको ब्रेड के बारे में बताया कि एक तरफ से दबाइए तो वो थोड़ा सा झुक जाएगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन ये भी इसकी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर होनी चाहिए। ईटा टेंजेंशियल स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन है, इसकी भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल है, डायमेंशन इसका भी एल की पावर -1 और टी की पावर -2 है। कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर इसको हम 1/b कर दें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेसिप्रोकल है वही कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो जो यूनिट है इनके देखिएगा वो सारे उल्टे हैं जो कि बल्क मॉडुलस के थे। स्टील ज्यादा इलास्टिक है रबर से, सॉलिड ज्यादा इलास्टिक है और गैसेस कम इलास्टिक है। लिक्विड के लिए देखें तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होता है। यंग मॉडुलस और ईटा मतलब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये केवल सॉलिड मटेरियल के लिए ही होती है, मतलब सॉलिड मटेरियल ही इसे पोजेस करते हैं। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि एक ऐसा मैक्सिमम फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसके बाद वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी परमानेंटली, उस लेवल तक ठीक है, वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में बात करें तो एक ऐसा मिनिमम वैल्यू स्ट्रेस जिससे वायर या कोई भी ऐसी चीज है जो टूट जाए, उसे देखिए शब्द ही कह रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेस है, इतना स्ट्रेस जिससे वो ब्रेक हो जाए। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी भी कोई भी फिक्स्ड है मटेरियल, लेकिन जो ब्रेकिंग फोर्स है, देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस किसी भी मटेरियल के लिए फिक्स है, लेकिन ब्रेकिंग फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर मोटा वायर है तो ज्यादा लगेगा, कम छोटा वायर है तो कम लगेगा। सेफ्टी फैक्टर इसके लिए डिफाइन होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। एक इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम और एक आफ्टर इलेक्ट्रिक आफ्टर इफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि जो इसमें पहले के बारे में बात करता हूँ, इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम, ये रिस्टोरिंग, इसका मतलब है एक समय लगता है रिस्टोर होने में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब मान लीजिए आपने किसी स्प्रिंग को दबाया, अब स्प्रिंग को दबाया तो इसको आने में समय लगता है, लेकिन जब जो समय लग रहा है वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। एक बार आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दे तो ये वापस आएगा, इसको हम इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम कह रहे हैं। कॉर्ड्स और जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज है उसका, इसके लिए इलास्टिक रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम है। और इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो जो टाइम डिले होता है, क्या होता है, कई ऐसी बॉडीज होती है जो थोड़ा समय लेती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, क्योंकि वो बेचारी दब गई है या कुछ उन पे ऐसा फोर्स लगा दिया गया है कि वापस आने में समय लग रहा है उनको।
इलास्टिक फैटिग क्या है? आप बोलते हैं ना कि अरे ऑफिस में बहुत काम था, बहुत फैटिग लग रहा है, बड़ा स्ट्रेस लग रहा है, बड़ा थकावट हो रही है। तो फैटिग का मतलब यही होता है कि अगर आप किसी एक बॉडी पे बार बार रिपीटेड ऑल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स, बार बार फोर्स लगाते रहेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जो जब उसको थकावट हो जाएगी, जब उसमें फैटिग हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो उसका बिहेवियर कुछ कम हो जाएगा वो, क्योंकि बार बार उस पर आप फोर्स लगाए जा रहे हैं। डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस तो हमने पढ़ी हुई है, मेटल्स के लिए होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि पीट के उस मेटल की आप शीट बना सकते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज होती है जो खट से टूट जाए, जैसे ग्लास। लेकिन यहाँ पर इसको दूसरी तरीके से देखेंगे। देखिए, मेन चीज तो वही रहेगी, दूसरे एंगल से देखते हैं कि वो मटेरियल जो प्लास्टिक रेंज इलास्टिक लिमिट से ज्यादा दिखाते हैं, इसका मतलब वो डक्टाइल मटेरियल्स हैं। डक्टाइल मटेरियल्स स्प्रिंग्स और शीट्स बनाने के काम में आते हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है। ब्रिटल मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स जो बहुत कम प्लास्टिक रेंज दिखाते हैं इलास्टिक लिमिट के बाद, उसे हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं, जैसे ग्लास हो गया, कास्ट आयरन हो गया। इलास्टोमर्स क्या होती है? इलास्टोमर्स का कोई प्लास्टिक रेंज नहीं होता है। वो मटेरियल्स जिनके लिए जो स्ट्रेन पैदा हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, यदि स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, मतलब छोटे से स्ट्रेस के लिए भी बहुत सारा स्ट्रेन ले लेते हैं। और आप रहेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी में, जैसे रबर है, इलास्टिक टिश्यू। अपने बॉडी के बारे में बात करें तो जो हार्ट में बड़ा लार्ज वेसल होता है जो ब्लड लेके जाता है, उसको हम ऑर्टा कहते हैं। तो इलास्टिक टिश्यू ये भी इलास्टोमर्स है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्ट्रेच वायर में, तो उसका जो वर्क डन होगा, काम होगा स्ट्रेच, अगर आप वायर को स्ट्रेच करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें जनरेट होगी। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फोर्स इंटू लेंथ होता है, एफ इंटू डेल्टा एल, यानी कि हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इसको आप यंग मॉडल्स के इसमें रिप्रेजेंट कर लें, क्योंकि आप जानते हैं स्ट्रेस जो यंग मॉडल्स होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। एसटीएल लिख रहा हूँ स्ट्रेन के लिए, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बन जाएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी भी स्ट्रेच स्प्रिंग की होती है, हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। के इसमें फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और जो एक्स है वो चेंज इन लेंथ है। थर्मल स्ट्रेस भी होता है जब टेम्परेचर किसी भी फिक्स रॉड का दोनों एंड के आपने चेंज किए, तो उसमें भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, जिसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। थर्मल स्ट्रेस एफ बाई ए के से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला है एफ बाई ए इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा थीटा, जिसमें अल्फा जो है वो उस पर्टिकुलर रॉड का कोएफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन का। जब टेम्परेचर किसी गैस के बारे में बात कर रहा हूँ, किसी वेसल में टेम्परेचर चेंज किया जाता है, तो उसमें भी थर्मल स्ट्रेस बनता है। वो किसके बराबर होता है? जितना प्रेशर चेंज हो गया है उस गैस का। तो थर्मल स्ट्रेस डेल्टा पी, जो कि के वाई डेल्टा थीटा, देखिएगा दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। जहां पर के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अल्फा जो है वो गामा 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 जो है, यहाँ पर आप इसको गामा बताइए। तो गामा है कोएफिशिएंट जो क्यूबिकल एक्सपेंशन गैस का। तो इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट होता है के इक्वल टू वाई आर जीरो। अब ये के टू वाई आर जीरो क्या है? आर सब जीरो, इसको हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कहते हैं, आर जीरो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। जब एक डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया गया, एक फ्री एंड है, सस्पेंडेड वायर है, जिसकी लेंथ आर एल है और रेडियस आर है, उसमें अप्लाई किया गया, और उसकी लेंथ डी एल से बढ़ती है, और उसका रेडियस जो है वो डी आर से डिक्रीज होता है। देखिए, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं और इसको मैं यहाँ से खींचूं, तो ये क्या होगा? ये इतना लंबा बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी ये कम हो जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डी एल बढ़ गया, तो ये डी आर में चेंज भी हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दो टाइप के स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे इस एक फोर्स से। ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जिसको हम डेल्टा यू कह सकते हैं। लेटरल स्ट्रेन है डेल्टा आर बाय आर, माइनस में क्यों है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कम हो रहा है, रेडियस कम हो रहा है ना, रेडियस कम हो रहा है, पहले ज्यादा था फिर कम हो रहा है, इसलिए माइनस है। पॉइजन रेशियो होता है इस लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बस ये समझिए, दोनों ही स्ट्रेन है इसमें, माइनस डेल्टा आर बाय आर बाई ये डेल्टा यू के बारे में मैंने बात की। जो थियोरेटिकल वैल्यू है पॉइजन रेशियो की, वो -1 से 0.5 के बीच में होता है, लेकिन नॉर्मली आप 0 से 0.5 के बीच में देखेंगे इसको। जो रिलेशन है y के ईटा आपका गामा में,
तो वो बहुत 4-5 रिलेशन है हमारे पास, ये चारों रिलेशन आपके सामने है, जो भी प्रॉब्लम के हिसाब से आएगा इसको आप यूज करेंगे। कुछ चीजें इसमें समझनी जरूरी है। जो कोफिशिएंट इलास्टिसिटी का वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे, प्योरिटी पे, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन पे नहीं डिपेंड करता। ये देखिए बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। एक मटेरियल के लिए जो कोफिशिएंट है, चाहे आप गामा की बात करें, ईटा की बात करें, वो उनकी वैल्यू जो होती है वो अलग अलग होती है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी किसी गैस की ईटी को अगर रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रो है आपका प्रेशर गैस का। एडियाबैटिक इलेक्ट्रिसिटी इलास्टिसिटी होती है, ईएस वो गामा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा रो, रो नहीं, ये पी है बेसिकली। तो गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी। ये क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे, ये स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो रेशियो जो होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, यानी कि ईएस बाय ईटी, जो आपने यहां पर देखा, वो होता है गामा, जो कि सीपी बाय सीवी के बराबर होता है। कैंटिलीवर की बात करें तो यहाँ पर एक साइड ये फिक्स्ड है, ये बीम है, और यहाँ पर ये फ्री है। अगर इस पर कोई लोड आपने डब्लू लगाया तो ये डेल्टा से नीचे की तरफ आएगा। तो एक बीम जो क्लैम्प्ड है एक एंड पे, और जिसके एंड पे आपने एक वेट लगा दिया है, उसे हम कैंटिलीवर कहते हैं। अब जो डिप्रेशन जो डेल्टा होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू एल क्यूब 3 आई जी। आई जी क्या है इसमें? आई जी आपका ज्योमेट्रिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर मान लीजिए एक बीम जो आप यूज कर रहे हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, उसका ब्रेड्थ बी है, थिकनेस डी है, तो आई जी ये हो जाएगा बी डी क्यूब बाय 12। अगर मान लीजिए सर्कुलर बीम है, रेक्टेंगुलर नहीं है, सर्कुलर बीम है, तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया आर है, तो आई जी हो जाएगा पाई आर की पावर 4/4। ये आप सीख चुके हैं पहले भी कि कैसे निकालते हैं हम ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें डब्ल्यू जो आपका लोड है, एल आपका लेंथ है, आई जी मैंने बता दिया आपको, वाई एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ऐसे अगर आप दो एंड पे बीच में एक बीम सपोर्ट करेंगे और बीच में वेट लगाएंगे इसको, तो ये नीचे की तरफ आएगा, इसको खींचेंगे ना, मतलब खींचेगा ये बेसिकली, तो डेल्टा इसमें एक नीचे की तरफ ये मुड़ेगा यूं करके। तो जो डिप्रेशन है डेल्टा, वो कैसे दिया जाएगा? डब्ल्यू एल क्यूब बाय, ये एक्सप्रेशन है इसका। तो ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से भी सवाल आ सकते हैं। एक टॉर्शन है, टॉर्शन सिलेंडर का, तो वो टॉर्शन जो है उसको इस तरीके से कपल पर यूनिट ट्विस्ट, क्योंकि ये ट्विस्ट हो रहा है, इसमें कपल जनरेट होता है, तो कपल पर यूनिट ट्विस्ट होता है पाई ईटा आर की पावर 4 2 एल। ईटा इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, आर आपका रेडियस है, एल आपका लेंथ है। और जो वर्क डन, जिसमें काम किया गया इसको ट्विस्ट करने के लिए, इस थीटा एंगल, ये थीटा एंगल से घुमाने के लिए जो काम किया गया, वो हाफ सी थीटा स्क्वायर। अब एक रिलेशन भी है, देखिए यहाँ पर ये फाई एंगल है ना, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ शेयर। तो रिलेशन जो बनता है इस ट्विस्ट एंगल और शेयर में, उसे वो इस तरीके से दिया जाता है, आर थीटा इक्वल टू एल फाई, जिसमें फाई होगा आर बाय एल। ये इस तरीके से रिलेशनशिप बनेगी। एक स्ट्रक्चर स्टील रॉड का है, उसका रेडियस 10 मिलीमीटर दिया हुआ है, लेंथ उसका 1 मीटर दिया हुआ है। एक 100 किलो न्यूटन का फोर्स उसको स्ट्रेच करता है उसके लेंथ के अलाउंग। आपको स्ट्रेच निकालना है, एलोंगेशन लेना है, बताना है, साथ में स्ट्रेन बताना है। यंग मॉडुलस आपको दिया हुआ है स्ट्रक्चरल स्टील का। कोई भी सवाल इस तरीके से आए, बस आप याद रखिएगा y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सारे ऐसे ही बनेंगे। स्ट्रेस है आपका फोर्स अपॉन एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन है आपका डेल्टा एल बाय एल, चेंज इन लेंथ बाय एल। यही स्ट्रेन हम डेल्टा वी बाय वी लेंगे जब हमको जरूरत पड़ेगी, अभी फिलहाल हम ये वाला और ये वाला लेंगे। तो स्ट्रेस हम निकालेंगे फोर्स बाय एरिया। एरिया जो है, क्योंकि ये इसको स्टील रॉड बताया गया है, रॉड इस तरीके से होता है, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या है? सर्कल, इसलिए पाई आर स्क्वायर ले लिया आपने, 5 बाय पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यूज दी हुई है, फोर्स दिया हुआ है हमको, पाई दिया हुआ है, पाई हमको 3.14 पता है, रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलांगेशन डेल्टा एल निकालना है, तो क्या करेंगे? डेल्टा एल, ये वाला एक्सप्रेशन पूरा बनता है अगर इन दोनों को मिला लें तो, इन दोनों को मिला के यहाँ रख दें तो अब हो क्या रहा है? यहाँ पर डेल्टा एल निकालना है आपको, एफ ए एल वाई सब कुछ है अपने पास, अपने अब हम इसको निकाल लें। लेकिन हमको निकालना है स्ट्रेन भी, तो डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये स्ट्रेन होता है। तो डेल्टा एल भी है, ये जो अभी यहाँ से निकल के आ गया, और एल भी है अपने पास, तो 0.16% आ जाएगा। एक कॉपर वायर है, लेंथ इसकी 2.2 मीटर है, स्ट्रेंथ स्टील वायर है, लेंथ 1.6 मीटर है, दोनों का डायमीटर 3 मिलीमीटर है। इनको कनेक्ट किया गया एंड टू एंड। जब इसको स्ट्रेच किया गया लोड लगा के, तो जो इलॉन्गेशन दोनों में मिलके हुआ वो 0.7 है, यानी कि एक ये हो गया और मान लीजिए एक ये हो गया, ऐसे दो को जोड़ दिया और यहाँ पर वेट लगा दिया। जो कॉपर और स्टील वायर है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में है, क्योंकि उनका सेम टेंशन है, दोनों का जो लोड है वो सेम है दोनों पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है। तो हमारे पास स्ट्रेस क्या हो गया? स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस। हम जानते हैं यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है।
अब स्ट्रेस क्या है, W बाय एफ बाय एफ, यहाँ पर W है, एफ यहाँ पर W है। तो हम पहले कॉपर की बात करते हैं, वाई सी इंटू डेल्टा एल सी बाय एल सी, ये हमको फॉर्मूला पता है, ये किसके बराबर है, क्योंकि दोनों का ही स्ट्रेस सेम है, ये होगा वाई एस इंटू डेल्टा एल एस बाय एल एस। अब सी और एस हमने कॉपर और स्टेनलेस स्टील के लिए लिया, इससे क्या हुआ, ये डेल्टा एल सी बाय डेल्टा एल एस, इन दोनों को मैं अगर इक्वेट करूँ, रेशियो लूँ, तो वाई एस बाय वाई सी, एल सी बाय एल एस, क्योंकि डेल्टा एल सी और ये डेल्टा एल एस इसका रेशियो लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं इन दोनों को जोड़ हमारे पास ये दे रखा है, अभी बताता हूँ आपको। हमारे जो पास जो वैल्यू है वो रख दीजिए यहाँ पे, ये वाई सी वाई एस पता है हमें, ये दोनों पता है, यहाँ पर रख दीजिए, डेल्टा एल सी बाय डेल्टा एल एस आ जाएगा। लेकिन एक चीज बताई गई है कि दोनों का एलोंगेशन, मतलब इसमें जो डेल्टा एल सी हुआ और जिसमें जो डेल्टा एल एस हुआ, वो जो उसका सम जो है वो करीबन 0.7 मिलीमीटर है। तो डेल्टा एल सी डेल्टा एल एस को जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा। हमने डेल्टा एल सी बाय डेल्टा एल एस निकाल लिया, डेल्टा एल सी बाय डेल्टा एल एस निकाल लिया, दोनों को सॉल्व करेंगे, डेल्टा एल सी अलग आ जाएगा, डेल्टा एल एस अलग अलग आ जाएगा, और फिर आपको लास्ट में डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू निकालने के लिए कोई भी ये वाला एक्सप्रेशन या ये वाला एक्सप्रेशन, दोनों में से कोई भी यूज कर लीजिए। कॉपर का यूज करते हैं तो कॉपर की वैल्यूज रख लीजिए, एरिया आपके पास है ही, मतलब रेडियस आपके पास है, पाई आर स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक ह्यूमन पिरामिड है सर्कस में, इसमें जो एक ये देखिए, ये साहब है, इन्होंने पैर ऐसे खोल के रखा हुआ है, ये लेटे हुए हैं, इन्होंने सारा का सारा वेट अपने ऊपर ले रखा है। कुल मिला के जो वेट इनके ऊपर आ रहा है, या कुल मिला के जितना भी वेट है इन सब का मिला के, वो 280 है। इनका खुद का वेट जो है 60 kg है। उनका जो थाई बोन है, मतलब ये एक जो फेमur कहते हैं, उनकी लेंथ जो है 50 करीबन सेंटीमीटर है, और उनका जो इफेक्टिव रेडियस है वो ये जो रेडियस है, यहाँ से यहाँ जो रेडियस आर बन रहा है वो 2 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि जो उनकी थाई बोन है वो कितनी कंप्रेस हो रही है, क्योंकि एक लेवल से ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगी तो पैर टूट जाएगा बेचारे का, लेकिन बहुत कम होती है, उसको हम देखते हैं कितनी आती है। देखिए टोटल मास बताया गया है इन सब का, ये टोटल का जो मास है वो है 280, इन साहब का जो मास है इनका वो है 60, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आएगा 220, मतलब ये इनके ऊपर वेट पड़ रहा है वो 220, लेकिन 220 ग्रेविटी भी तो लग रहा है, तो वेट क्या आएगा 220 इंटू ग्रेविटी, 220 इंटू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इतना इन पे वेट लग रहा है। अब क्योंकि दो पैर हैं, एक पैर ये एक पैर ये, तो इनको आधा करना पड़ेगा एक पैर पे निकालने के लिए, तो इसको आधा कर दीजिए, एक पैर पे पता चल जाएगा। अब जो यंग मॉडुलस है बोन का, अगर हम टेबल देखें तो 9.4 इंटू 10⁹ लेंथ भी दी हुई है आपको सवाल में, देखिए 50 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर है इसको, ये देखिए रेडियस आपका ये हो गया, तो इसको भी मीटर में चेंज कर दीजिए। जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस हमारे पास है पाई आर स्क्वायर से ये निकल जाएगी। अब डेल्टा एल का हमको फॉर्मूला पता है, एफ इंटू एल बाय वाई बाय ए, ये सारी चीज़ें पता है, यहाँ रखिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये बहुत छोटा चेंज है 0.0091%, लेकिन ये जो छोटा चेंज ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो पैर टूट जाएगा। जो एवरेज डेप्थ है इंडियन ओशन की वो 3000 मीटर है। आपको फ्रैक्शनल कॉम्प्रेशन निकालना है डेल्टा वी बाय वी। जो पानी है नीचे की तरफ बॉटम में ओशन में, आपको दिया गया है कि जो बल्क मॉडुलस पानी का है वो 2.2 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ग्रेविटी आपको 10 लेनी है। देखिए जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है ऊपर का पानी जो कि 3000 मीटर कॉलम है, नीचे के लेयर पे वो क्या होगा, प्रेशर होगा एच रो जी। एच हाइट है वो आपको दी हुई है, रो आप जो पानी की डेंसिटी है वो ले लेंगे, और ग्रेविटी आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा बी बाई बी निकालना है तो स्ट्रेस बाय बी, आप जानते हैं कि स्ट्रेस, ये बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये भी बल्क मॉडुलस भी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, लेकिन जो स्ट्रेन इसमें आएगा वो होता है डेल्टा वी बाय वी, और डेल्टा वी बाय वी निकालना है तो इसको इधर लेंगे, तो ये स्ट्रेस बाय बी, स्ट्रेस हमारे पास ये आ चुका है, पी हमने निकाल लिया प्रेशर, और ये आपके पास बी यहाँ है, दोनों को रखिए, वैल्यू आ जाएगी 1.36%। समराइज करते हैं, जो स्ट्रेस है वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, ध्यान रखिएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जो स्ट्रेन है वो फ्रैक्शनल चेंज है डिमेंशन में, डेल्टा एल बाय एल हो सकता है, डेल्टा वी बाय वी हो सकता है। तो 3 टाइप के स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेस है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहते हैं, खासतौर पे जैसे स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन दबा रहे हैं या खींच रहे हैं उसके साथ ये एसोसिएटेड होता है। शेयरिंग स्ट्रेस है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। अगर छोटा डिफॉर्मेशन है तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, जिसको हम हुक्स लॉ कहते हैं। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा इसमें, उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। 3 इलास्टिक मॉडुलाई है, एक यंग मॉडुलस है, एक शेयर मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस है। ये जो डिफॉर्म हो रहा है बॉडी, तो उसके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए ये तीनों चीजें आती हैं। जो ऐसे सॉलिड हैं जो हुक्स लॉ को फॉलो ही नहीं करते, उनको हम कहते हैं इलास्टोमर्स। जब भी कोई ऑब्जेक्ट टेंशन या कंप्रेशन में है तो हुक्स लॉ किस क्या फॉर्म ले लेता है, एफ बाय इज इक्वल टू वाई डेल्टा एल बाय एल।
डेल्टा एल बाय एल ये टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन है। एफ आपका मैग्नीट्यूड है अप्लाइड फोर्स, जो स्ट्रेन जिसके कारण क्रिएट हो रहा है। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो परपेंडिकुलर है ए के। वाई आपका यंग मॉडुलस है उस ऑब्जेक्ट का। जो स्ट्रेस है एफ बाय ए, वो एफ बाय ए है, स्ट्रेस कहते हैं इसको। अब अगर इस तरीके से बॉडी है, आपने पेयर ऑफ फोर्सेस लगाए ऊपर या नीचे, तो जो सॉलिड है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसी को हम शेयर कहते हैं। इसी को हम शेयर कहते हैं। इसका रिस्पॉन्ड, ये जो शेयर हो रहा है और इस पे जो स्ट्रेस लगाया गया उसको हम शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ये जो टाइप के स्ट्रेस है ये केवल सॉलिड में पॉसिबल है। डिफॉर्मेशन अगर आप देखें हुक्स लॉ के हिसाब से, तो एफ बाय ए विल बी इक्वल टू जी इंटू डेल्टा एल बाय एल। जी यहाँ पर है शेयर मॉडुलस, बाकी डेल्टा एल बाय एल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है। एफ बाय ए तो अपनी अपनी चीज है, जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हाइड्रोलिक कंप्रेशन की बात करें तो जब स्ट्रेस इसमें एग्जर्ट किया जाएगा, पानी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ वो फ्रेश अपना एग्जर्ट कर रहा है, तो हुक्स लॉ बनता है प्रेशर इक्वल टू बी इंटू डेल्टा वी बाई वी। ये बना कैसे है? बल्क मॉडुलस क्या होगा? प्रेशर बाय, मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस में प्रेशर हो गया, स्ट्रेन होगा डेल्टा वी बाई वी, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है, पानी की बात हो रही है। पी इसमें प्रेशर है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। डेल्टा वी बाय वी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये क्या है? जो चेंज हो रहा है वॉल्यूम में प्रेशर के कारण। और बी आपका बल्क मॉडुलस है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये मैंने बहुत ब्रीफ में, बहुत जल्दी में आपको ये बताया क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में, ताकि जब हम सवाल करें तो हमें आसानी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।